तो कैसे भाई आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं वाइफ क्राइड ऑन कैमरा बट शी प्लान्ड हिज मर्डर धार केस एक्सप्लेन्ड बाय एसआर पे सेकंड चैनल है ये वाला भाइयों। इस पे डाली है इन्होंने ये वीडियो एंड वी आर गोना वॉच दिस वीडियो टुडे। लेट्स बिगिन दिस वीडियो भाइयों। देख लेते हैं भाई क्या 1.2 पे कर लेते हैं 1.5। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। इस क्लिप को आप एक बार ध्यान से देखो। दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमारे दे दो ना मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पे मारे और मेरे को गलती कर ले गए। ये वाली अलमारी को भी नहीं मिला। रुको 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 ये मेरे को औरत सुन बिलख रुको बिलख के रुको रुको वाली अलमारी हाथ पे मारे और मेरे को गलती कर ले गए। ये वाली अलमारी को भी नहीं मिला। व्हाट शी ट्राइंग टू से मैन। ये औरत बिलख बिलख के रो रही है, हाथ पैर मार रही है। कैमरे के सामने आने पर भी ये रुक नहीं पा रही है। गांव वाले इस लड़की के साथ हैं, रिश्तेदार उसके साथ हैं और सब लोग बस एक ही बात बोल रहे हैं कि बेचारी इतनी छोटी उम्र में विधवा हो गई। लेकिन इस औरत को देख के किसी को भी एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ। जो पूरा गांव नहीं जानता था अभी तक, जो पुलिस को भी नहीं पता था अभी तक, वो ये था कि इस औरत के आंसू नकली हैं। कि देव कृष्ण पुरोहित की मौत खुद उसकी बीवी ने ही की थी। कि उन आंखों में क्या वो डाल दी थी मध्य क्या प्रदेश के धार रोने डिस्ट्रिक्ट वाले में एक बांसुरी छोटा सा गांव है, गोंदी खेड़ा दवाई चरण। क्या हो गया। इंदौर से करीब 60 किलोमीटर दूर है ये जगह और वहां रहता था देव कृष्ण पुरोहित। 28 साल का था वो। मिर्ची और मसालों का व्यापार था उसका। उसके पिता की मौत तब हो गई थी जब देव कृष्ण सिर्फ और सिर्फ 2 साल का था और उसी दिन से घर की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। उसकी फैमिली में ज्यादा लोग नहीं थे, बस वो था, उसकी बहन थी और उसकी माँ थी। उसका काम भी ठीक ठाक चल रहा था। वो इंदौर से माल लेकर आता था और घर के आसपास के इलाकों में इसे बेचा करता था और इसी काम के ओजी लाता था। ओजी लाता था साथ में ओजी कुछ लाता था बहुत सारा। साथ में थोड़ा मेथ लाता था। व्हाट द फक। माल क्या होता है यार। मेरे को ना बहुत वियर्ड लगते हैं लोग भाई। मैं शुरू कर देता हूँ वीडियो, रेंट शुरू होते रेंट करना शुरू। बट थिंग इज दैट ना मेरे को बड़ा वियर्ड लगता है भाई जब लोग ना कोई जो आप सामान सेल करते हो उसको माल कहते हो। हर चीज को माल। व्हाट द फक इज माल मैन। माल थोड़ा सा ना एक अजीब वर्ड लगता है, एक बुरा वर्ड लगता है पता है। लड़कियों को माल कह रहा है कोई। कोई इस चीज को कुछ सामान को माल कह रहा है। व्हाट द फक इज दैट समथिंग। इज दैट ड्रग्स। आप ओजी कुछ मंगा रहे हो बड़े भाई। ओजी मंगा रहे हो आप। हैं भाई। क्या सीन है भाई। थ्रू वो अपना गुजारा भी करता था। वो एक बहुत ही ज्यादा सीधा साधा आदमी था। उसका किसी से झगड़ा भी नहीं ओजी कुछ ड्रग होता है कि ओजी होता है सिर्फ पता नहीं। था और ना ही उसकी किसी से इतना नहीं दुश्मनी पता। थी। सो इट वाज वेरी वियर्ड जब एक दिन देव कृष्ण की मौत हो गई थी अचानक से। 8 अप्रैल 2026 की रात देव कृष्ण अपने बिस्तर पर ही सो रहा था अभी और की दूसरे बात ये कमरे है। में उसकी माँ और बहन सो रही थी। लेकिन तभी पता चला कि देव कृष्ण के सर पे 1 एक हफ्ते हथियार से पहले। इतनी जोर से, इतनी गहराई से मारा गया था कि वो जागा भी नहीं, चीखा भी नहीं एंड ही वाज ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड। और हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई थी। जब ये सब कुछ हो रहा था तो उसकी पत्नी प्रियंका आंगन में थी, लेकिन उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। वो चीख रही थी, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही लोग वहां आए और उसके हाथ पैर खुले तो वो टूट टूट के रो रो कर एक एक चीज बताने लगी थी सबको। उसने कहा कि रात को अनजान लोग उसके घर में घुस गए थे और इन दोनों को उन्होंने अलग अलग कमरों में बंद कर दिया था। उसके पति ने जब फाइट बैक करने के लिए कोशिश करी तो उसे मारने की कोशिश करी गई थी और साथ में 3 लाख के जेवर और 50,000 रुपए के नकद भी यहाँ पे लूटा गया था चोरों द्वारा। गांव में ये खबर एकदम आग की तरह फैल गई थी। लेकिन तुम लोगों ने नोटिस करा होगा कि जो प्रियंका ने कहा था और जिस कंडीशन में देव कृष्ण मिला था वो दोनों सेम नहीं थे। तो यहाँ पे स्टोरी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। लेकिन कैमरे के सामने भी प्रियंका इतनी टूट के रो रही थी कि किसी से भी देखा नहीं जा रहा था और सभी की यहाँ पे आंखें भर आई थी। गांव के लोगों को ऑब्वियसली ये लग रहा था कि बेचारी औरत, इसका पति मर गया है। लेकिन यही चीज प्रियंका स्पेसिफिकली चाहती भी थी। बट वी विल हैव टू गो बैक इन टाइम टू अंडरस्टैंड कि प्रियंका के साथ आखिर क्या हुआ था। और इन सारी चीजों की शुरुआत होती है प्रियंका की शादी के दिन से। प्रियंका की मेरे को तो ये लगता है भाई इंडिया में ना ये चीज जो है ना कि शादी करवा देते हैं बिना पूछे बिना ऐसे अभी भी पुराने टाइम में लाइक। देखो अरेंज मैरिज इज डिफरेंट थिंग। मैं क्या मैं बहुत रेंट करता हूँ भाई इन सब चीज़ों के बारे में। बट अरेंज मैरिज द थिंग। ठीक है होती है भाई एक चीज़। हाँ कर ली नाइस वेरी गुड। बट इफ यू आर डूइंग अरेंज मैरिज स्टिल ना होनी चाहिए भाई दोनों साइड से। दोनों एग्री करें बट इफ वन साइड एक ही साइड एग्री कर रहे हैं दूसरी साइड खुश नहीं है बिल्कुल भी। दे कैन डू समथिंग रियली बैड जो कि एक्चुअल में रिवेन कर सकती है भाई लाइफ दोनों की। So, why the fuck do you even want to take these risks? I can never understand भाई। मेरे को समझ नहीं आएगा कभी ये चीज़। शादी देव कृष्ण से तब हुई थी जब वो सिर्फ 15 साल की थी। सो इट वॉज अ बाल 15 विवाह। साल दोनों के घर वाह। वालों ने मिलकर ये रिश्ता पक्का करा था और इनकी शादी करवा दी गई थी। और जैसा कि इन मामलों में होता ही है, दोनों की शादी होने के बावजूद भी ये दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव घर में रहते थे। पहले वो अपने मायके में रहती थी और देव कृष्ण अपने ही घर में रहता था। फिर नाउ क्या अब जो मैं आगे फायदा बोलने भाई क्या फायदा फिर तो एक रिलेशनशिप ही है ये तो एक टाइप का। रिलेशनशिप ही है शादी से पहले कर रहे हैं फिर शादी के बाद भी कर। व्हाट द फक इज दिस मैन। आई कैन नेवर अंडरस्टैंड दिस बुलशिट।
सॉरी भाई अगर किसी धर्म का है ये स्पेसिफिक मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे फिर माफ कर देना, बट मैं जनरली सिर्फ एक स्टीरियोटिपिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ ये चीज़ कि इट्स रियली बैड मैन, यू शुड नॉट डू दैट। पूछना चाहिए भाई। एंड ये जो है ना टैबू बना रखा है इंडिया में कि रिलेशनशिप बहुत बुरे होते हैं एंड ऑल दैट, आप गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते टीनेज में अपनी आप लड़कियों से बात नहीं कर सकते, इट्स रियली बैड, फक दिस बुलशिट मैन। आई डोंट थिंक सो एनीवन शुड बिलीव इन दिस, क्योंकि नहीं करना चाहिए यार। अपने घर वालों को आपको समझाना पड़ेगा, नहीं समझते तो फिर भी समझाना ही पड़ेगा कुछ चारा नहीं है भाई उसका। एंड पेरेंट्स शुड बी फ्रेंडली एज वेल मैन, आई डोंट नो। वाला हूँ उसमें थोड़ी इनकंसिस्टेंसी हो सकती है क्योंकि अच्छे से रिपोर्ट नहीं करा गया है इसमें। लेकिन जब प्रियंका 18 से 19 साल की हुई तो उसकी फैमिली ने कहा कि अब तुम्हें चले जाना चाहिए, तुम्हें अपने ससुराल चले जाना चाहिए अब। लेकिन कुछ लोग फील्स लाइक ना कि मानते भी नहीं है भाई वो लोग अपने बच्चों को अपना बच्चा, मतलब फक इज दिस मैन। आप 19 साल 15 साल क्या होता है भाई, आई एम ऑलमोस्ट 18 राइट नाउ, ठीक है, एट दिस पॉइंट। नहीं शादी छोड़ो भाई, शादी का तो कुछ है भी नहीं भाई अभी। शहरों की यही बड़ी बढ़िया बात है भाई, नहीं तो गांव में तो अभी तक तो विदाई हो जाती है भाई लड़कियों को लड़कों को, बस पता नहीं क्या क्या की, अजीब है भाई, बाल विवाह इज रियली बैड। अकॉर्डिंग एंड आई हैव टू कोट रीड दिस थिंग, प्रियंका की जिंदगी में उस टाइम तक कोई ना कोई आ चुका था एंड वो देव कृष्ण नहीं था। तो इसीलिए भी हो सकता है या फिर किसी और रीजन की वजह से भी हो सकता है प्रियंका ने सीधा ससुराल जाने से मना कर दिया। उसने कहा मुझे नहीं जानना, मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। पर फैमिली का दबाव इतना ज्यादा था कि आखिर में प्रियंका को देव कृष्ण के घर जाने पर नीदर ऑफ देम सीम्स हैप्पी भाई। एक भाई आप एक ना मैरिज एल्बम देखना है किसी की जो खुश हैं लोग, यू कैन फाइंड देम कि वो दिखेंगे खुश, दे डोंट इवन सीम, दे डोंट इवन लाइक इट मैन। लग रहा है भाई साफ साफ, देखो भाई चेहरे उतरे पड़े हैं दोनों के, इसका भी नहीं लग रहा कि इसको भी ढंग का लग रहा है, इसको तो बिल्कुल ही चेहरा उतरा पड़ा है, यहाँ पे भी चेहरा उतरा पड़ा है, रियली भी नहीं हूँ। पर फैमिली का दबाव इतना ज्यादा था कि आखिर में प्रियंका को देव कृष्ण के घर जाने पर मजबूर होना पड़ा और 2020 में ये वहां चली गई थी और यही एक चीज ने आगे चल के सब कुछ बर्बाद कर दिया था। नाउ विल हैव टू टॉक अबाउट अ गाय नेम्ड कमलेश पुरोहित। वो 32 से 33 साल का था, प्रियंका के ही समाज का आदमी था वो और उसी एरिया में अपने एक हाईवे में ढाबा चलाता था। 2 बच्चे थे उसके और प्रियंका से 8 साल बड़ा भी था वो। दोनों की मुलाकात एक लोकल प्रोग्राम में हुई थी और वहां से ही इन दोनों का प्यार का सिलसिला या फिर रिलेशनशिप का सिलसिला शुरू हुआ था जो कि रुकने वाला नहीं था। तो इन दोनों की लंबी लंबी कॉल्स पे बात हुआ करती थी, इन लोगों का रोज ऑलमोस्ट रोज मिलना हुआ करता था। एंड कहीं ना कहीं गांव में भी लोग जानते थे कि प्रियंका का अपने पति के अलावा किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन कोई भी इनके परिवार वालों को कुछ भी नहीं बोलता था। लोग ऐसे सोचते कि बहू है, इन लोगों को बुरा लगेगा, मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी। तो जिन भी नेबर्स को इन चीजों के बारे में पता था वो इसको काइंड ऑफ हश-हशी रखते थे और फैमिली वाले भी इस चीज को हश-हशी रखते थे। नाउ आई वांट टू मेक वन थिंग क्लियर हियर कि प्रियंका और कमलेश शादी के बाद मिले थे, लेकिन इन दोनों का प्यार बहुत ही ज्यादा रैपिडली आगे चल रहा था। जब प्रियंका 2020 में देव कृष्ण के घर आई थी तो उसने वहां का माहौल देव कृष्ण के लिए ऐसा कर दिया था जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था उसके लिए। वो उसे हमेशा रंग के ताने मारा करती थी, तुम काले हो, पैसों के लिए ताना मारा करती थी कि तुम बस इतने ही पैसे कमाते हो, तुम का वाओ या मैन, कंपैरिजन में तो ठीक है भाई, मान लिया। तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो, मैं बहुत सुंदर हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि देव कृष्ण का मसालों का काम था तो उसके हमेशा हाथ मैले रहते, नहीं करते हो। You ain't that beautiful man. Oh my God भाई, अभी 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 ना एक लुक्स मैक्सर को भेजते हैं, ये फिर उसका बताएगा कैसे रसिस मैक्सिला है, कैसे इसका जाइगोट डेवलप नहीं हुआ ढंग से, ये सब कुछ नहीं हो पाया, तो फिर ये घटिया है। Oh my God man, I'm feeling sad for him at this point. अब उल्टा भी होता है चीज में, तो फिर इसके लिए सैड फील करता है। I'm not a gender specific, ठीक है, I'm a feminist. I love women. मैं बहुत सुंदर हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि देव कृष्ण का मसालों का काम था तो उसके हमेशा हाथ मैले रहते थे, वो हमेशा थका हुआ रहता था एंड क्योंकि वो धूप में इतना ज्यादा घूमता था तो उसका रंग सांवला भी था। सो अगर कोई अच्छी बीवी होती तो इस चीज को इस नजर से देखती कि मेरा पति कितनी ज्यादा मेहनत करता है मेरे लिए, हमारे घर वालों के लिए। लेकिन प्रियंका इस चीज को कंप्लीटली डिफरेंट वे में देखती थी और वो बस उसे बार बार टोकते जाती थी। लेकिन इसी दौरान जब वो अपने पति को टोकती थी तो रिमेंबर वो अपने लवर से चुपके घंटों तक बातें करा करती थी। एक बारी देव कृष्ण और प्रियंका का इन फोन कॉल्स को लेकर ही झगड़ा हो गया था और देव कृष्ण ये चीज देखना चाहता था कि आखिर ये इतने देर तक किससे बात कर रही है, तो उसने उससे उसका फोन मांगा और अब आप ये फुटेज देखो। કોઈ ઉના
प्रियंका उसे फोन नहीं देती है और कहती है जो करना है कर लो। देवकृष्ण के घर वाले भी ये सारी चीजें देखते हैं, लेकिन अगेन कोई भी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि अगर ये बात बाहर आती कि हमारी बहू किसी और लड़के से बात कर रही है तो उनका नाम खराब हो जाता, इसीलिए सब लोग चुप रहे। एक बारी देवकृष्ण की बहन ने प्रियंका का फोन पकड़ लिया था और उसने कमलेश के साथ जो भी चैट करी थी वो भी पढ़ ली थी, और इस चीज को लेकर उस दिन घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। प्रियंका गुस्से में मायके चली गई और काफी टाइम तक घर वापस नहीं आई, और जब उनकी वापस आने की बात भी हुई, प्रियंका की वापस आने की बात भी हुई, तो उसने घर वापस आने के लिए भी कुछ कंडीशंस रखी थी। पहली कंडीशन ये थी कि वो चाहती थी कि उसके घर के पास में एक ब्यूटी पार्लर खुलवाया जाए उसके लिए। सेकंड चीज ये थी कि कोई भी उसका फोन चेक नहीं करेगा। थर्ड चीज ये थी कि उसे सुबह जल्दी उठने की जिम्मेदारी नहीं झेलनी पड़ेगी, और फोर्थ चीज ये थी कि उससे कोई भी किसी भी तरह का सवाल नहीं करेगा। देवकृष्ण इन सारी की सारी चीजों के लिए मानने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि अब मोहल्ले के लोग पूछ रहे थे कि आखिर तुम्हारी बीवी इतने दिनों से कहाँ है। तो प्रियंका वापस आई, लेकिन कुछ यार एक ये भी तो है ना इंडिया में कि आप लोग खुद की जिंदगी नहीं जी सकते भाई। हर चीज के लिए ना वो होता है कि भाई साइड आप बस देखो भाई कि आसपास वाले क्या कह रहे हैं। वियर्ड थिंग भाई, ये तो मेरे को बहुत बुरा लगता है भाई। आ, हर चीज के लिए होता है ना ये। मतलब आपको भी कुछ करना है ना, एज अ किड आप लोग कुछ करना चाहते हो, स्टिल आपको ये करना देखना पड़ता है कि आसपास वाले तो कुछ नहीं कहेंगे ना हर चीज में। वियर्डली इनसेन मैन। साथ जो कांटेक्ट था वो बिल्कुल ही दिनों से कहाँ है। तो प्रियंका वापस आई, लेकिन कुछ टाइम के लिए उसने कमलेश के साथ जो कांटेक्ट था वो बिल्कुल ही बंद कर दिया था या फिर कट ऑफ कर दिया था। लेकिन ये कट ऑफ, ये कांटेक्ट ऑफ ज्यादा टाइम तक नहीं चला, और धीरे धीरे देवकृष्ण को भी शक होने लग गया था। देवकृष्ण को कमलेश और प्रियंका के रिश्ते का अंदाजा हो गया था, और वो पूछने लगा था प्रियंका से कि क्या चल रहा है। और इसी सवाल ने प्रियंका के अंदर एक अलग ही डर पैदा कर दिया था कि अगर ये बात देवकृष्ण ने किसी को बाहर बता दी या फिर मेरे फैमिली वालों को बता दी तो मेरा नाम बहुत खराब हो जाएगा, और जो कमलेश के साथ उसका रिश्ता था वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होती या फिर एक इंसान होती जेन्युइनली, तो वो चुपचाप तलाक ले सकती थी। लेकिन उससे तलाक करने के बाद प्रॉपर्टी नहीं मिलती देवकृष्ण की। पर अगर देवकृष्ण ही जिंदा नहीं रहता तो उसके लिए हर एक चीज आसान हो जाती। उसे प्रॉपर्टी भी मिलती, उसका प्यार जो कमलेश था वो भी उसके साथ रह सकता था, और उसकी बदनामी भी नहीं होती। तो इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। हत्या से करीब 8 से 10 दिन पहले कमलेश ने प्रियंका को सुरेंद्र भाटी नाम के एक आदमी से मिलवाया। सुरेंद्र के बारे में बताया गया है कि ये पहले भी ऐसा काम कर चुका है और जेल से छूट के अभी लौटा था, मतलब उस टाइम पे लौटा था। उसने इस काम के लिए 1 लाख रुपए की डील पक्की करी और 50,000 रुपए एडवांस में भी ले लिए थे। इस काम को अंजाम देने के लिए पहली तारीख तय हुई, जो कि थी 4th। क्या बुरा देश है भाई। 1 लाख रुपए किसी की जान की कीमत है। क्रेजी भाई। अप्रैल। प्रियंका ने रात को दरवाजा खुला छोड़ दिया था और सब लोग सो गए थे, लेकिन उस दिन सुरेंद्र उनके घर नहीं आया क्योंकि वो किसी और काम में बिजी था। प्रियंका वेट करती रही और जब वो नहीं पहुंचा तो अगले दिन गुस्से में आकर उसने सुरेंद्र से अपना एडवांस वापस मांगा, लेकिन सुरेंद्र ने पैसे वापस न करते हुए बस ये कहा प्रियंका को कि मुझे बस 3-4 दिन दो, इस बारी मेरा निशाना नहीं चुकेगा। तो अब नई तारीख तय हुई 7 अप्रैल, और एक और कंडीशन यहाँ पे रखी गई थी कि 7 अप्रैल को प्रियंका किसी को भी कॉल नहीं करेगी। She's not that beautiful man। क्या ठीक है भाई। What the fuck भाई। मैं देखो मासूम तो भाई यार मैं क्या बोलूं यार। छोड़ो भाई मैं कुछ नहीं। न कमलेश को न सुरेंद्र को, ताकि अगर फोन रिकॉर्ड चेक हुए या फिर उन्हें ट्रेल करा गया तो इस प्लान के Looks like a normal Indian auntie भाई। न कमलेश को न सुरेंद्र को, ताकि अगर फोन रिकॉर्ड चेक हुए या फिर उन्हें ट्रेल करा गया तो इस प्लान के बारे में किसी को भी, पुलिस को भी पता नहीं चलेगा। 7 अप्रैल की रात प्रियंका ने सब घर वालों के लिए खाना परोसा और खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। जब उसे इस चीज का भरोसा हुआ कि उसकी सास और ननद दोनों सो गए हैं तो चेक करने के लिए वो उनके दरवाजे पे गई। उसने कान लगाए और जब कोई भी आवाज नहीं आई तब उसने मेन गेट खोला और उसने कमलेश को सिग्नल दिया कि आ जाओ। कमलेश दरवाजे तक तो आया, लेकिन वो फिर वहीं पे खड़ा रहा पहरा देने के लिए, और घर के अंदर गया सुरेंद्र। नौ, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि पहले भी प्रियंका ने दरवाजा खोल के छोड़ा हुआ था और इस दिन भी उसने दरवाजा खुला रखा था अपने पति के कमरे का, और उसने सुरेंद्र को इशारा करते हुए कहा कि उस कमरे में मेरा पति सो रहा है, जाओ। उस कमरे में अंधेरा था। देवकृष्ण बिस्तर यार भाई यार ये कर तो आपको वो नहीं हो, मतलब the fuck I'm killing someone man। इवन कोई भाई एक रैंडम पर्सन का भी होता है भाई, नॉट जेंडर स्पेसिफिक अगेन भाई, लड़की भी होती है इस मामले में, फिर भी मैं सेम ही चीज कहता। बट डोंट यू थिंक आप किसी की जान ले रहे हो भाई, जस्ट फॉर योरसेल्फ। यू आर सो सेल्फिश मैन। ओह माय गॉड दैट्स क्रेजी भाई। पर सो रहा था, उसकी आंखें बंद थी और ये एक नॉर्मल रात ही थी उसके लिए। सुरेंद्र ने किसी धारदार हथियार से एक ही बार मारा था उसे पूरी ताकत से, और देवकृष्ण जागा भी नहीं, वो बिल्कुल चीखा भी नहीं, और एक बारी में ही सब कुछ खत्म हो गया था। फोरेंसिक टीम ने भी बाद में बताया कि सर पर 12 इंच लंबा घाव था उसके, रफली आपके हाथ के 2 हथेली जितना बड़ा। और
हाथ के 2 तीर जितना लंबा क्या इतना? ओ मैन दैट्स क्रेजी भाई, दैट इज फ्रिकिंग क्रेजी। ओ माय गॉड भाई, ओ भाई इट्स अ सैड भाई, इट्स अ सैड। भाई मौत भी तो वैसे हुई ना कि उठ ही नहीं पाया, उठ के चीखता वीखता तो ही तो, वाह। ये एक बिल्कुल कैलकुलेटेड वार ही था। आई कैन नॉट इवन पुट इट इनटू वर्ड्स कि जब मैंने डिटेल्स पढ़ी तो मैं कितना सिक फील कर रहा था। बहुत लेकिन जो चीज weird है इसके भाई। बाद हुई वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। देव कृष्ण की लाश उसी कमरे में पड़ी थी और उसी कमरे में प्रियंका और कमलेश ने कुछ वक्त बिताया और पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट में ही ये बात सामने आई थी जो इस बात को कंफर्म करती थी। उसके बाद अलमारी खुली गई, कपड़े नीचे बिछाए गए, चादर खींची गई और पूरा कमरा इस तरह बिखराया गया कि लगे कि किसी ने लूट मार करी है यहाँ पर। फिर कमलेश ने उसके हाथ पैर बांधे और दोनों वहां से निकल गए, कमलेश और सुरेंद्र। करीब 10 से 15 मिनट बाद प्रियंका चीखने लगी, बचाओ बचाओ मुझे, कोई मुझे मार रहा है, मेरे पति को मार दिया। और फिर उसकी ननद और सास भागते हुए बाहर आए और जो सीन उन्होंने देखा उससे उन्हें यही लगा कि यहाँ पे किसी ने लूट मार करी है। पुलिस फौरन वहां पहुंच गई और एसपी मयंक अवस्थी, एएसपी पारुल, डॉग स्क्वाड और साइबर टीम के साथ वहां पर आ गए थे। शुरुआत में एफआईआर लूट मार के एंगल से ही दर्ज हुई थी बाय द वे यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे और इन्वेस्टिगेशन हुई उन्हें कुछ चीजें यहाँ पे खटकने लगी थी। सी अगर यहाँ पे लूट मार होती तो घर के दरवाजे को फोर्स एंट्री होती वहाँ पे या फिर वो थोड़ा बहुत टूटा होता, लेकिन यहाँ घर में कोई भी जबरदस्ती घुसने के निशान ही नहीं थे। कुछ भी टूटा हुआ नहीं था और कुछ भी इस घर में उखड़ा हुआ नहीं था। दूसरी बात, जो लूट का सीन यहाँ पे दिखाया गया था वो किसी असली चोर का तरीका बिल्कुल भी नहीं लग रहा था पुलिस को। कपड़े हैंगर से निकाल के बिछाए गए थे, कोई असली चोर ऐसा कभी नहीं करता है। तीसरी बात, वो 12 इंच का जो घाव था, फॉरेंसिक टीम ने तुरंत बता दिया था कि नींद में सो रहे इंसान पर ही ये मारा गया था। तो जो प्रियंका का क्लेम था कि उन दोनों को अलग अलग रूम में बिठाया गया था, वहां पर भी देव यार कोई आता तो यार इतना मारा वारा अलग अलग रूम में लड़ाई वड़ाई होते जाग ही जाते भाई, वो नंदन और सास जो भी है। झूठ तो कोई ढंग का बनाते। कृष्ण की बॉडी पर कोई स्ट्रगल के निशान नहीं थे, तो ये बात भी उसकी फॉल्स निकली। और एक चीज और, जो जेवर चोरी होने के लिए प्रियंका ने बताया था वो सब पुलिस को घर के अंदर ही मिल गए थे, खुद छुपाए थे उसने ये। तो अब पुलिस वालों ने सीधा प्रियंका से इंटेरोगेशन शुरू कर दिया था और हर बारी जो वो कहानी बताती थी वो पिछली वाली कहानी से थोड़ी अलग होती थी। वो एक डिटेल यहाँ से बोलती है तो दूसरी कभी टाइमलाइन यहाँ से जोड़ती थी, कभी भी कंसिस्टेंट नहीं थी वो। जब पुलिस वालों ने उससे उसके फोन के बारे में पूछा तो उसने ये कहा कि चोर मेरा फोन ले गए हैं। तब सीडीआर निकाली गई, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और ये बेसिकली एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें फोन का पूरा कॉल हिस्ट्री होता है। प्रियंका के फोन के रिकॉर्ड्स में एक नंबर बार बार आ रहा था और वो था कमलेश का। लंबी लंबी कॉल थी और यहाँ पे रेगुलर कॉन्टैक्ट था इन दोनों के बीच में। फिर कमलेश की लोकेशन ट्रैक की गई और ये पता चला कि 7 अप्रैल की रात वो उसी एरिया में था और कमलेश की आखिरी कॉल सुरेंद्र को गई थी और सुरेंद्र की लोकेशन भी उस रात वहीं आसपास थी। और तब जाके पुलिस ने सारे पीसेस को एक साथ जोड़ा। नाउ यहाँ पे प्रियंका कोई भी बयान नहीं दे रही थी, तो पुलिस वालों ने यहाँ पे एक चाल चली। उन्होंने प्रियंका के सामने बोला कि हमने सुरेंद्र को पकड़ लिया है और उसने सारी की सारी सच्चाई हमें बता दी है। लेकिन ये चीज एक झूठ थी क्योंकि सुरेंद्र अभी भी उस टाइम पे फरार था। लेकिन पुलिस का ये ब्लफ काम कर गया और करीब 6 घंटे के अंदर प्रियंका पूरी की पूरी टूट गई थी और उसने पूरा सच पुलिस वालों को बता दिया। एसपी मयंक ने पब्लिक में आके ये कहा कि ये लूट का मामला नहीं था, ये एक प्लान्ड साजिश थी जिसमें पत्नी अपने आशिक के साथ मिलके एक सुपारी किलर को बुलाकर अपने पति को मौत के घाट उतारना चाहती थी। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, लेकिन जब मैंने कस्टडी में प्रियंका का बिहेवियर पढ़ा और ये जाना कि उसने कह दिया था मुझे कोई अफसोस नहीं है, ऑनेस्टली एक सेकंड के लिए मुझे यकीन ही नहीं हुआ। सुरेंद्र बेसिकली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो अभी भी फरार है और पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही है। नाउ तुम लोग को ये लग रहा होगा कि ये केस कुछ सुना सुना सा लग रहा है, और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये धर पुलिस खुद कह रही है कि ये केस बहुत ज्यादा सिमिलर है राजा रघुवंशी केस से, जहाँ सोनम रघुवंशी ने अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के हाथों मरवाया था। उसी तरह की प्लानिंग, उसी तरह का कवर स्टोरी, उसी तरह का रोना धोना कैमरा के सामने। और शायद इसीलिए हम सब के लिए केस इतना ज्यादा शॉकिंग नहीं लग रहा है जितना एक्चुअली में होना चाहिए, क्योंकि ये कहानी, ये केस हमने पहले भी सुना है, सिर्फ यहाँ पर नाम बदला गया है। प्रियंका के केस में एक एंगल अलग है और वो है बाल विवाह। 15 साल में उसकी शादी हो गई थी और जिस इंसान से उसे प्यार हो गया था वो थोड़ा अलग था। उसके घर वालों ने उसकी नहीं सुनी और किसी के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ये एक सोसाइटी का फेलियर ही है। माँ बाप बच्चों की शादी बिना उनके पूछे हुए करा देते हैं और फिर बाद में ऐसे बहुत सारे केसेस आते That's what I said, man. That's what I said. हैं। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, लेकिन आई थिंक सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है प्रियंका की, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इजीली इस शादी से बाहर निकल सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं करा और एक बहुत ही ज़्यादा गलत रास्ता चुना। बट इस भाई गाँव भाई पता देखो के साथ ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है गाइस। अगर इसमें कोई और डिटेल बाहर आती है तो मैं पिन कमेंट में तुम्हें बता दूंगा। विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी। मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में। ओके मैन, बाय बाय। बाय बाय बाय। भाई मैं तो ये कह रहा था कि ना गिवन आई गेस डिवोर्स इज नॉट अ इजी थिंग इन इंडिया, बहुत उल्टा सीधा होता है भाई उसके बाद तो। आई डोंट, दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड या मैन द मेन रीजन इज वही बाल विवाह वाली चीज़। एंड
अरेंज मैरिज इज बैड अनटिल अनलेस दो भाई, क्योंकि वही है ना, शादी करके साथ ही तो रहना है, तो मतलब पसंद करना है कैसे एक दूसरे को ज़रूरी होता है। मैं मतलब इस पे क्या ही बोलूँ यार, मेरे पास कुछ ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँगा अब इसमें, ये भी तो है ना। आई गेस मैन, आई एम जस्ट सैड फॉर हिम, आई एम जस्ट सैड फॉर हिम। क्या नाम था बड़े भाई का? कशिश क्या नाम था? सॉरी भाई, रुक ना, क्या नाम था इसका? जो भी था भाई, मेरे को नाम याद नहीं, वो पति का जो भी था भाई। जस्ट वेरी सैड फॉर हिम, एंड आई विश मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, एंड आई विश कि ये जो भी थी इसको सजा वजा मिले भाई। दैट्स ऑल मैन, मैं क्या ही बोलूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओके मैन, आई गेस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो वापस जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ये वाले को, एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, @वीर इज यापिंग है मेरे इंस्टाग्राम का, @, प्लीज जाके फॉलो कर देना। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।